नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 में आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। अभिक्रिया के दौरान बनने वाली वे स्पीशीज जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, जिनका स्थायित्व कम होता है तथा जो अभिक्रिया समाप्ति पर समाप्त हो जाती हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई प्रकार की होती हैं। यहां हम बात करेंगे कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन। अपन कुछ एग्जांपल्स बेंजाइन और नाइट्रीन के भी देखेंगे। बेंजाइन और नाइट्रीन। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कार्बोकैटायन के बारे में। तो जो कार्बोकैटायन होता है, याद रखना, उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वे इंटरमीडिएट स्पीशीज जिनमें कार्बन ट्राईवैलेंट होता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें हम कार्बोकैटायंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकैटायंस। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, ये अपने पास मान लीजिए कोई एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड में से X को X माइनस के रूप में हटा दें तो यहां कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये अपने पास क्या बन गया? ट्राईवैलेंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज हो गई। तो ये अपने पास कार्बोकैटायन बन गया। अब अपन कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो जो कार्बोकैटायन है, याद रखना, ये ट्राईवैलेंट और ये तीनों बॉन्ड 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से, कितने पे? 120 डिग्री के एंगल पे। ये अपने पास इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp2 और ये जो p ऑर्बिटल है ये कैसा होता है? वेकेंट। जो इन तीनों बॉन्ड्स की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखना, हाइब्रिडेशन, इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें p ऑर्बिटल जो वेकेंट p ऑर्बिटल उसकी स्थिति जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, जो ट्राइगोनल आती है अपने पास, 3 बॉन्ड्स की जो प्लेन है उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है और ये पूरी तरह से रिक्त होता है। रिक्त होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है कहीं से, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो ये किसकी भांति बिहेव करेगा? अपने पास ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यानी ये कैसी स्पीशीज होती है? ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है। तो याद रखना, जब भी कार्बोकैटायन है तो उसकी नेचर कैसी बताएंगे अपन? इलेक्ट्रोफिलिक। अगर अपन एक्स वाई को इन तीनों के प्लेन में रखें, एक बॉन्ड ये इधर से दूसरा बॉन्ड आ जाएगा अपने पास, ये मान लीजिए, और एक तीसरा बॉन्ड मान लीजिए इधर है, तो 1 2 3 बॉन्ड, तो ट्राइगोनल प्लेनर। एक p ऑर्बिटल का लोब ऊपर निकलेगा, एक नीचे निकलेगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया अपने पास। अब यदि ये x एक्सिस मान लें अपन और ये y मान लें, तो ये जो एक्सिस है ये कौन सी बच जाएगी अपने पास? z एक्सिस। तो उसको क्या कह देंगे अपन? pz ऑर्बिटल। और चूंकि कार्बन का 2p खाली होता है इसलिए उसको 2pz ज्यादा ठीक रहेगा कहना। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के टाइप। तो याद रखना, यदि कोई कार्बन अकेला है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है अपने पास, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बोकैटायन। कैसा? जैसे यहां पर ये मेथिल कैटायन हो गया अपने पास, ये इससे जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है अपने पास, तो भी अपने पास ये किससे रहेगा? मतलब किस टाइप का होगा? प्राइमरी ही रहेगा। तो यदि कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्राइमरी,
कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा हो जाएगा, टर्सरी। तो ये अपने पास है 3 डिग्री वाला हो गया, ये अपने पास है 2 डिग्री वाला हो गया। ये चाहिए अकेला कार्बन हो, चाहिए इसके एक कार्बन जुड़ा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते कैसा हो जाएगा 1 डिग्री। बाकी अपन वैलेंसी पूरी कर देंगे। तो इस तरह से अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को पहचान सकते हैं। तो ये अपने पास प्राइमरी हो गया, ये भी अपने पास प्राइमरी हो गया। इसी तरह से ये वाला देखेंगे अपन, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, तो ये अपने पास कैसा हो जाएगा, ये सॉरी एच है यहाँ पे, तो ये 2 डिग्री है अपने पास। ये वाला 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर, इधर और इधर, तो ये कैसा हो गया अपने पास 3 डिग्री। तो अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को आसानी से पहचान सकते हैं। 4 डिग्री कार्बोकेटाइन का कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो कार्बोकेटाइन्स का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, कोई भी आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है कैसे भी करके उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्कीन है और इस एल्कीन में आपने कोई एसिड डाल दिया, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, या तो H+ इस कार्बन पे जुड़ेगा या फिर H+ इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो किसी भी कार्बन पे H+ जुड़ जाए, किसी भी कार्बन पे जुड़ जाए तो अपने पास क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन। तो या तो ये कार्बोकेटाइन मिले या फिर ये वाला कार्बोकेटाइन मिले। चूंकि ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो अस्थायी है, अनस्टेबल है, और 2 डिग्री ज्यादा स्थायी है, इसलिए यहां पर 2 डिग्री को ही बनाया है, 1 डिग्री को यहां पर नहीं बनाया है। ऐसे ही अपने पास कोई एल्किल हैलाइड हो, तो एल्किल हैलाइड में जब अपन कार्बन और X का बॉन्ड तोड़ दें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये X- के रूप में निकल जाएगा। और जब X- के रूप में निकला तो पीछे क्या बच गया अपने पास, कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला, अर्थात किसका निर्माण हो जाएगा अपने पास, कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से और प्रोसेसेस के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ये अपने पास मान लीजिए कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और इस कार्बोनिल कंपाउंड में हमने वापस कोई एसिड डाल दिया, एसिड डालने में तो क्या हो जाएगा, ये O इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। ये ध्यान रखना लोन पे इधर दे रहा है तो ये तीर का निशान यही ठीक है, ये मत कर देना कि ये H+ अटैक कर रहा है। तो ये जैसे ही H+ इसके जुड़ जाएगा और ये इधर चला जाएगा अपने पास, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अपन कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा भी क्या बना सकते हैं, कार्बोकेटाइन्स बना सकते हैं। इसी तरह से अपने पास एल्कोहल हो, उसमें एसिड डाल दें तो उसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये H+ OH के जुड़ के फिर H2 के रूप में निकल जाएगा, तो भी क्या बन जाएगा अपने पास, कार्बोकेटाइन बन जाता है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा कार्बोकेटाइन्स बनते हैं। अब अपन बात करते हैं कार्बोकेटाइन्स की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में। तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी कम है और जो कम रिएक्टिव है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जैसे अगर अपने पास सिंपल कार्बोकेटाइन्स हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मेथिल कैटायन, तो समझ जाना कि जो 3 डिग्री है वो ज्यादा स्थायी होता है बजाय 2 डिग्री के, और 2 डिग्री ज्यादा स्थायी है 1 डिग्री के, 1 डिग्री ज्यादा स्थायी किससे है, मेथिल कैटायन से। इसी तरह से यदि अपने पास बेंजीन वाले आ जाए सिस्टम, तो देखो जितने ज्यादा फेनिल समूह होंगे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जितने ज्यादा फेनिल समूह जुड़े होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो एक फैक्टर तो है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए ये कार्बन अपने पास, इसके पॉजिटिव चार्ज, और अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस कार्बन को जितने ज्यादा
एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले होंगे, इसका स्थिति उतना ही ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा एल्काइल समूह होंगे, जैसे मान लो 3 यदि है एल्काइल समूह, तो ये तीनों एल्काइल समूह इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज देंगे। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अपने आप में एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है, और इसमें एल्काइल समूह क्या कर देते हैं, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। या जैसे NO2 समूह है, Cl है, फ्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट तो शो करेंगे, लेकिन कौन सा वाला, नेगेटिव वाला। और ये एल्काइल समूह कौन सा करेंगे, पॉजिटिव वाला इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा है, 3 एल्काइल समूह, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। फिर जो 2 वाला आएगा अपने पास, मान लीजिए ये CH+, ये R और ये R, तो इसकी स्टेबिलिटी सेकंड नंबर पे आएगी। इसी तरह से RCH2 यदि अपने पास है तो थर्ड नंबर पे आएगी, और यदि CH3+ है तो ये आएगी। लेकिन ध्यान रखना कि जो ये सिंपल एल्काइल समूह वाले अपने पास कार्बोकैटायंस हैं, इनकी बजाय जो अपने पास फेनिल वाले हैं, इनकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा है। यानी इनके बाद में स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन ऐसे कर देते हैं, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज जब रिंग के अंदर जाएगा तो अपने पास कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें जाएगा तो 2 फेनिल रिंग में अपने पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या डबल हो गई। और यदि ये पॉजिटिव चार्ज इन 3 रिंग्स में जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या 3 गुना हो जाएगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। और याद रखना अभी अपने पास ट्रोपाइलियम कैटायन और रह गया है। जो ये ट्रिटिल कैटायन है, इस ट्रिटिल कैटायन के बजाय में एक और कार्बोकैटायन होता है जो ज्यादा स्थायी होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। तो इन सब में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो गया अपने पास, ट्रोपाइलियम। फिर उसके बाद ट्राइफेनिल, फिर डाइफेनिल, फिर अपने पास बेंजिल, फिर ये 3 एल्काइल समूह वाला, फिर ये 2 एल्काइल समूह वाला, फिर 1 एल्काइल वाला, और फिर मेथिल। और बाय द वे एलिल आ जाए, कौन सा कैटायन आ जाए, एलिल, तो एलिल यहां पे आएगा इससे जस्ट पहले, तो ये एलिल कैटायन होगा। और यदि अपने पास वाइनिल कैटायन आ जाए तो उसका स्थायित्व सबसे कम होगा। ये यहां पे क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सबसे कम स्थायित्व इसका आएगा अपने पास। तो इस प्रकार से अपन स्थायित्व का क्रम बता सकते हैं। एग्जाम में कई बार बहुत सारे कार्बोकैटायंस लिख करके उनके स्थायित्व का क्रम पूछा जाता है। तो याद रखना, अगर ट्रोपाइलियम है तो सबसे ज्यादा स्थायी वो, फिर 3 फेनिल, फिर 2 फेनिल, फिर 1 फेनिल, फिर एलिल आएगा अपने पास, फिर ये टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथिल कैटायन, और एथिल है तो ज्यादा जाएगा इस मेथिल से भी, और लास्ट में अपने पास कौन सा जाएगा, ये वाइनिल कैटायन। तो ये याद रखने हैं अपने को क्रम में। और बाय द वे इसमें भी थोड़ा सा घुमा दें, तो याद रखना, जैसे ये अपने पास आ गया, मान लो C पे पॉजिटिव चार्ज, 1 मेथिल, 2 मेथिल और 3 मेथिल, और एक दूसरा कार्बोकैटायन आ रहा है अपने पास CH3, ये CH2 CH3, यानी मैं क्या जोड़ रहा हूं यहां पर, एथिल। तो देखो इसमें ये दोनों टर्सरी कार्बोकैटायन है, पर इसमें तो 3 मेथिल है और इसमें क्या है, 3 एथिल है, तो कौन सा ज्यादा स्थायी होगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखना, जिसके जितने ज्यादा मेथिल समूह होंगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्यों कि उससे हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा जो बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर यहां पर इस कार्बन के जितने ज्यादा H होंगे तो यहां पर तो 9 H हो जाएंगे अपने पास, 3 3 3, तो
नो हाइपर कॉन्जुगेशन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन यहां पे क्या होगा, 2 2 2, तो 6 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो याद रखना, जितने ज्यादा मेथिल समूह जुड़े होंगे पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो अगर ये आप कंसेप्ट लगाएंगे तो आपके पास किसी भी प्रकार के कोई कार्बोकैटायन आए, आप उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता चुका कि अपने पास 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये कुछ माइनस आई और प्लस आई प्रभाव वाले समूह दे रखे हैं अपने को। तो प्लस आई प्रभाव वाले तो सभी एल्काइल ग्रुप जो है प्लस वाई वाले होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Cl, NO2, Cn, COOH, COR, CF3, ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये माइनस आई प्रभाव शो करते हैं। जो कार्बोकैटायन के स्थायित्व को ये क्या करते हैं, ये घटाते हैं, और ये वाले समूह कार्बोकैटायन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये अति संयुग्मन के कारण मैं बता चुका हूं कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उससे अगले कार्बन पर जितने ज्यादा मिथाइल समूह होंगे या अगले कार्बन पर जितने ज्यादा H होंगे अपने पास, तो वो क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो ये देखो, इस पे एक ही मेथिल है, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। अगर यहां पर मेथिल और बढ़ा दें तो स्थायित्व और बढ़ जाएगा, और यहां पे मेथिल कर दूं तो स्थायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अपने पास। अब अपन बात करेंगे कार्बोकैटायन की रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में कुछ भी हो, जैसे OH माइनस हो, Cl माइनस हो, वो सब इस पॉजिटिव चार्ज के जुड़ जाएंगे। तो एक तो ना जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उससे आसानी से जुड़ जाता है। हम एल्कीन का निर्माण भी कर सकते हैं, किससे, कार्बोकैटायन से। जैसे ये अपने पास है, इसमें से यदि यहां से एक गैस निकाल दें, यहां से, तो अपने पास ये एल्कीन बन जाएगी। और जो कार्बोकैटायन्स होते हैं उनमें क्या और होता है, रीअरेंजमेंट भी होता है। जैसे अपने पास ये कार्बोकैटायन है, तो इस कार्बोकैटायन में क्या रीअरेंजमेंट की संभावना है, बिल्कुल है। ये जो कार्बोकैटायन है ओरिजिनली ये क्या है, 1 डिग्री वाला, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, कम स्थायी होता है। और मैंने अभी कहा था, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उससे अगले कार्बन पर क्या होना चाहिए, अधिकतम H होने चाहिए। तो इसके पास तो क्या आ गया, कार्बन ही कार्बन जुड़े हैं, तो स्थायित्व इसका और भी कम हो गया। लेकिन यदि ये मिथाइल यहां से मिथाइल एनाइन के रूप में यहां शिफ्ट हो जाए, तो जैसे यहां जुड़ जाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला जो मिथाइल है वो ये आ गया। और ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बन गया। और ये ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि इसमें 3 जो मिथाइल समूह है उनका प्लस 3 एल्काइल समूह, 2 मेथिल और 1 एथिल, तो प्लस आई प्रभाव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन कार्बोनाइल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।